तो क्या बताया मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रेशो किसका, एयर में जो लाइट की स्पीड है उसका, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम निकाल रहे हो उस मीडियम में लाइट की जो स्पीड है उसका रेशो, उसका रेशो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। इसकी कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ग्लास का 1.5, वाटर का 1.33, और कुछ चेंज भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में ग्लास का 1.47 दे दे, तो उसी से ही कैलकुलेशन करोगे। तुम्हें बस एयर का याद रखना है, बाकी जो भी है तुम्हें गिवन मिलेगा। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि लाइट की स्पीड कितने टाइम्स चेंज हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त, कितना चेंज हो रही है। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन हो गया एक इजी सा न्यूमेरिकल है इस फॉर्मूले के ऊपर, ए रे ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। एक लाइट की हमें क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज is passed through a liquid, the wavelength of the liquid measured inside the liquid found to be this। लिक्विड के अंदर उसकी वेवलेंथ है 450 इंटू 10 की पावर -9। पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो उस लिक्विड का, तो पहले लिक्विड में लाइट की स्पीड निकाल लो। स्पीड का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी है 3 इंटू 10 की पावर 14 और वेवलेंथ है 450 इंटू 10 की पावर -9। ये आ गया 10 की पावर 5। मैं इसे लिखना चाहूं तो 1.35 इंटू 10 की पावर 8 लिख दो, 3 डिजिट इधर ले आया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो C बाय V, लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड एयर में, और उस लिक्विड में कितनी है 1.35 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो पावर कैंसिल, यूनिट कैंसिल, ये हो गया 300 बाय 135, 5 से डिवाइड कर लें, 3 से कर लें, ये आ गया 9 टू 18.23, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.23। कोई दिक्कत की बात, फॉर्मूला पता होना चाहिए, n इक्वल्स टू सी बाय वी। बस आराम से v निकाल लिया पहले हमने, v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, ये फॉर्मूला लग गया, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मीडियम समझो। एक तो रेयर मीडियम, और दूसरा डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम क्या है, एक ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी कम, जिस मीडियम के पार्टिकल्स दूर दूर, लो डेंसिटी मीडियम को हम रेयर मीडियम बोलते हैं। रेयर मीडियम के अंदर लाइट की जो स्पीड है वो फास्ट होती है। क्या होती है लाइट की स्पीड, फास्ट, क्योंकि खुली जगह ज्यादा है, पार्टिकल्स दूर दूर हो गए। रेयर मीडियम का मतलब ऐसा मीडियम जहां पार्टिकल दूर दूर है, जिसकी डेंसिटी हो गई कम, और डेंसिटी कम हो गई तो लाइट को ट्रेवल करने के लिए इजीली पाथ मिला, और लाइट की स्पीड इस मीडियम में क्या हो गई, तेज। ठीक, तो लाइट की स्पीड यहाँ फास्ट होगी, और अगर स्पीड फास्ट है तो n इज इक्वल टू सी बाय वी फॉर्मूला है। अगर किसी मीडियम में लाइट की स्पीड तेज है तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम। तो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम। अगर डेंसर मीडियम की बात करें तो सारी बात बदल जाएंगी। हाई डेंसिटी मीडियम को डेंसर मीडियम बोलते हैं, हाई डेंसिटी मीडियम। हाई डेंसिटी मीडियम यानी जिसके अंदर पार्टिकल्स मीडियम के पास पास हो गए तो डेंसिटी हाई हो गई, और हाई डेंसिटी है तो पार्टिकल पास पास है तो रास्ता ट्रेवल करने के लिए कम मिलेगा, तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो। लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में हमेशा स्लो होगी, और अगर स्पीड स्लो हुई तो n इज इक्वल टू सी बाय वी से, अगर स्पीड स्लो है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज्यादा होता है। और ऐसा नहीं कह सकते कि मीडियम को क्लासिफाई कर दें, ये रेयर है ये डेंसर है, ऐसा नहीं है। कंपैरिजन में बताएंगे, दो मीडियम के कंपैरिजन बताएंगे, ये रेयर है ये डेंसर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेके चलूं एयर का 1 है,
वाटर का 1.33 और ग्लास का 1.5। अगर कंपैरिजन हुआ इन दो के बीच में तो ये रेयर और ये क्या हो गया, लेकिन अगर यही कंपैरिजन करा दिया जाए इन दो के बीच में तो ये रेयर, तो ऐसे क्या पाना कि वाटर रेयर है डेंसर, ऐसे पॉसिबल नहीं। किसके कंपैरिजन में पूछ रहे हो तो हम बता देंगे। अच्छा, वाटर एयर के कंपैरिजन में डेंसर, वाटर ग्लास के कंपैरिजन में रेयर। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत की बात? तो रेयर डेंसर समझ गए। रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कम होगा, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज्यादा होगा। नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्रैक्शन। क्या होता है रिफ्रैक्शन? लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त अपनी डायरेक्शन चेंज करना क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन। अपना पाथ चेंज करना, यानी अपने ओरिजिनल पाथ से भटक जाना, बैंड हो जाना, ये कहलाता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, मान लो ये किसी मीडियम की बाउंड्री है। क्या है? बाउंड्री। इस बाउंड्री से ऊपर कोई दूसरा मीडियम है और नीचे दूसरा। मान लो ऊपर मैं रेयर मीडियम मान के चलूं और नीचे कोई डेंसर। फॉर एग्जांपल ये एयर कह दो और ये वाटर कह दो। पानी से, हवा से लाइट पानी में जा रही है, तो हवा से पानी में जाएगी तो अपने पाथ से क्या होगी? बैंड। ओरिजिनल पाथ तो ये कह रहा था कि लाइट को ऐसे चले जाना चाहिए था सीधे, ठीक, लेकिन ये नॉर्मल बना दिया मैंने। ये लाइट का जो पाथ होने वाला है वो ऐसे जाएगी। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे। और ये नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड होना कहलाता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट when going from one medium to another is called refraction. क्लियर है क्या इतनी बात? लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाना, भटक जाना क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन। तुम्हारे सामने रिफ्रैक्शन करते हुए दिखाया गया। लाइट ऐसे आ रही थी, जाना लाइट को इस डायरेक्शन में था, लेकिन लाइट इधर मुड़ गई। क्लियर है? देख लो कोई दिक्कत हो तो। मान लो इस रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका n2। तो कुछ रिफ्रैक्शन के क्या पढ़ने हैं? लॉज। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? पहला लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie on the same plane। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इस प्लेन में आई और बैंड होके वो दूसरे प्लेन में चली गई, ऐसा नहीं होगा। इसी प्लेन में बैंड होके ऐसे, अगर लाइट ऐसा आ रही है तो उसकी बैंडिंग बस इसी प्लेन में हो सकती है, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या तो अवे द नॉर्मल। ठीक, वो कंडीशन भी आगे बता दी जाएगी किस कंडीशन में किधर मुड़ेगी। दूसरा लो है स्नेल्स लो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लो होने वाला है। टेंथ की बुक में भी था, पर वहां इसका यूज नहीं था इतना। यहाँ पे क्या होगा? इसका यूज भी ठीक ठाक होगा। तो स्नेल्स लो क्या कहता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन, साइन टिग्नोमेट्री वाला, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द
साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is constant and equal to relative refractive index of medium। ठीक है, जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशो है, वो रेशो क्या होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा। ठीक है, यानी साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट है। ठीक है, अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये जानना तुम्हारे लिए यहां जरूरी है। तो हमने अभी पीछे जो पढ़ा वो कैसा था, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट होता है कि एयर से ही कंपेयर करोगे दूसरे मीडियम को। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम के बीच में निकाल सकते हैं, उन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशो। जिन दो मीडियम का तुम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, अगर मैं तुमसे कहता हूं ग्लास का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, ग्लास का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट, तो Ng/Na के इक्वल होगा। यानी दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के रेशो को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ये जो हमने यहां पढ़ा था पीछे वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, एब्सोल्यूट n = c/v। कंपेयर यहां भी हो रहा है, लेकिन यहां दूसरा मीडियम क्या ले रखा हमने, अपनी तरफ से एयर या वैक्यूम ही ले रखा है। अब कैसे लेना है रेशो, अगर हमारा एंगल आई n1 वाले मीडियम में, तो जब तुम साइन आई लगाओगे तो n1 अपॉन में रखोगे, साइन आई लगाओगे तो n1 अपॉन में, और साइन आर वाले में n2 उसके क्रॉस में जाएगा। ठीक है, तो साइन आई बाई साइन आर यहाँ n2 अपॉन n1 के इक्वल। तो आई जिस मीडियम में बन रहा हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके क्रॉस में ले जाना, आर जिस मीडियम में बन रहा हो उसके क्रॉस में उसका। इसे मैं n21 भी लिख सकता हूं, तो सिंबल n2/n1 लिख लो या n21 लिख लो, एक ही बात। तो स्नेल्स लॉ कहता है साइन आई साइन आर का जो रेशो है वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होगा। कोई डाउट, रिफ्रैक्शन के दोनों लो, पहला लो तो सिंपल है, वो रिफ्लेक्शन में भी ऐसे ही था, रिफ्लेक्शन में भी ऐसे ही है। रिफ्लेक्शन में दूसरा लो था एंगल आई एंगल आर के इक्वल, यहां दूसरा लो ये दोनों लो प्रूफ हो जाएंगे अगले चैप्टर में, हाइगन्स प्रिंसिपल की मदद से इनका हम प्रूफ पढ़ लेंगे। ठीक है, फिलहाल इतने टॉपिक में देखो, कोई डाउट लग रहा है तो मुझे बताओ। कंडीशन ऑफ रिफ्रैक्शन, अब हमारे पास रिफ्रैक्शन की दो कंडीशन है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और जब डेंसर से रेयर जाएगी तो अवेदा नॉर्मल बेंड होगी। ठीक, पहली कंडीशन क्या है, व्हेन लाइट goes from rare medium to denser medium, it bends toward normal। ठीक है, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर जाएगी तो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो जो डायग्राम मैंने अभी पीछे बनाया था, मान लो ये बाउंड्री है, ये इंसिडेंट रे हो गई, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल हो गया। ये लाइट का ओरिजिनल पाथ, ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। तो ये लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी,
ठीक है, ऐसे आई और मुड़ के इधर चली गई। ठीक, इस बात को प्रूफ भी करना है कि जब रेयर से डेंसर जा रही है तो इधर ही मुड़ेगी। ये क्या बना था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऑल्टरनेट, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये वाला पूरा एंगल क्या बन गया, ये वाला पूरा आई। यानी प्रूफ करके दिखाने के लिए मैं बस इतना दिखा दूं कि आई आर से बड़ा है, क्योंकि तभी तो लाइट इधर मुड़ी। अगर आर बड़ा होता तो लाइट इधर जाती। तो मुझे क्या प्रूफ करना है कि एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। कैसे प्रूफ करेंगे, स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। स्नेल्स लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन N2 अपॉन आई वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके क्रॉस में, और आर जिस मीडियम में बन रहा है N2 उसके, इस वाले को मत देखने लगना आई। यहां तो हमने वर्टिकल अपोजिट से बना दिया, असली आई तो यही है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। अब N2 N1 से बड़ा है, क्योंकि बताया था डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा होता है। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो N2 N1 से क्या हो गया, बड़ा। इस N1 को भेज दो डिवाइड में, N2 अपॉन N1 ग्रेटर देन 1। N2 अपॉन N1 किसके इक्वल है, साइन आई अपॉन साइन आर के। ये साइन आर उधर पहुंचा दें तो साइन आई इज ग्रेटर देन और आई इज ग्रेटर देन आर। तो मैंने प्रूफ कर दिया एंगल आई एंगल आर से बड़ा है, यानी कि लाइट बेंड हुई टुवर्ड द नॉर्मल। कब, जब रेयर से डेंसर आई। दूसरा केस, when light going from denser medium to rare medium, जब लाइट डेंसर से रेयर आएगी तो ये बैंड होती है अवे द नॉर्मल। अवे द नॉर्मल, ठीक है। तो लाइट डेंसर से रेयर जाते वक्त कहां बैंड होगी, नॉर्मल से दूर। ये मान लो बाउंड्री हो गई, ये इंसिडेंट रे, ये इसका ओरिजिनल पाथ। अगर बाउंड्री ना आती बीच में तो ऐसे लाइट सीधे निकलती। नॉर्मल बना दिया, और लाइट बैंड होगी अवे द नॉर्मल। ठीक है, ये डेंसर मीडियम है अब, अरे रे, तो जब लाइट डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे द नॉर्मल। अच्छा, मैं एक कोशिश करता हूं, पूरे चैप्टर में एक कोशिश करूंगा, क्योंकि पहले मैंने देखा, मैं कोई फॉर्मूला प्रूफ करवा दिया, N1 N2 में फॉर्मूला आ गया कोई निकल के, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं रेयर कौन सा डेंसर कौन सा। मैं पूरे चैप्टर में एक प्रयास करके चलूंगा कि रेयर हमेशा N1 को लो और डेंसर N2। ठीक, तो तुम्हें बाद में फॉर्मूले याद रखोगे, रेयर डेंसर का कंफ्यूजन नहीं रहने का। तो मैंने N1 इसे माना, N2 इसे माना, आई ये हो गया, आर ये पूरा हो गया। स्नेल्स लॉ लगा दे, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल किसके है, आई इस मीडियम में है, आई का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, तो N2 कहां आएगा, क्रॉस, और आर आ रहा उस मीडियम में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, तो ये उसके क्रॉस। तो स्नेल्स लॉ लगाते वक्त ये बात याद रखो, आई जिस मीडियम में आ रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम नीचे लेंगे। तो साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू N1 अपॉन N2 हो गई है। अभी क्या है, N2 ग्रेटर देन N1, तो N2 अपॉन N1 ग्रेटर देन 1। उल्टा लिखूं तो वैसे साइन चेंज करना पड़ेगा,
N1/N2 को लिख सकते हैं sin I/sin R। यहां से क्या प्रूफ हो गया? एंगल आई इज मोर देन एंगल आर। ये प्रूफ हो गया कि ये आई वाला जो एंगल है ये वर्टिकल अपोजिट से आई वाला जो एंगल है वो आर से छोटा है, और वो तभी हो सकता है जब लाइट इधर बेंड हुई। तो ये प्रूफ हो गया कि लाइट डेंसर से रेयर जाते वक्त अवे द नॉर्मल बेंड होती। तो ये दोनों कंडीशन याद रखोगे, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल और डेंसर टू रेयर अवे द नॉर्मल। कल कंडीशन ऑफ रिफ्रैक्शन बता दी थी। क्या बताई थी रिफ्रैक्शन की कंडीशन? कि लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ये लाइट का ओरिजिनल पाथ हो गया ऐसे, और ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। विद प्रूफ समझाया था स्नेल्स लॉ लगा के। और दूसरा, जब लाइट डेंसर मीडियम से कहां जाती है? रेयर मीडियम में, तो किधर बेंड होगी? अवे द नॉर्मल। ये लाइट का ओरिजिनल पाथ, और ये नॉर्मल से अवे बेंड हो गई। कोई दिक्कत की बात इसमें? तो कंडीशन क्या है कि जब लाइट डेंसर से रेयर आती है तो अवे द नॉर्मल जाएगी। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि लाइट को अगर हम ऐसे डालें नॉर्मली तो कैसे? लाइट बिना बेंड हुए सीधी निकल गई। ठीक है, लाइट बिना बेंड हुए क्या हो गई? सीधी निकल गई, क्योंकि नो रिफ्रैक्शन की कंडीशन। नॉर्मली इंसिडेंट कराओगे तो किधर भी लाइट बेंड, तभी रिफ्रैक्शन होता तभी जब तिरछी डालो लाइट, ऑब्लिकली डालो। अगर नॉर्मली डाल दी तो रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। अगर कोई पूछता रिफ्रैक्शन का कारण क्या है तो क्या जवाब दोगे? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त लाइट की स्पीड चेंज होती है, इस वजह से रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन का कारण है लाइट की स्पीड का चेंज होना। जैसे सोचो मैं ये एक बीम को ही थोड़ा जूम करके तुम्हें दिखाऊं, एक बीम मतलब ऐसे मैंने बना दी, पूरी एक बीम है, ठीक है, वही एक लाइट जब सिंगल लाइन बना रहे थे वो मैंने जूम करके दिखाई, ये पूरी लाइट। तो आ तो ये किसी एक ही सोर्स से रही है, अभी एक ही सोर्स से आने का मतलब एक ही जगह से चली है कहीं से पीछे, ठीक है। तो ये पहले टकराएगा इधर वाला पोर्शन, इस लाइट बीम का ये पोर्शन पहले बेंड हो, पहले टकरा गया, और वो वाला टकराया बाद में, यानी ये तो मीडियम में पहले घुस गया। अब इसकी स्पीड हो गई मीडियम में घुसते ही कम। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज होगी। अब एयर से आ रही है किसी दूसरे मीडियम में आ गई तो उसकी स्पीड क्या हो गई? कम। अब इसकी स्पीड कम है और इसके पैरेलल जो पार्ट है वो इधर होगा उस टाइम पे, क्योंकि एक ही जगह से चलते हुए आ रहे हैं ना कहीं से, तो पीछे से अगर एक जगह चलते हुए आ रहे हैं तो एक साथ यहां तक पहुंची वेव, पूरी एक वेव बना रहा हूं मैं, उसे ही बड़ा करके दिखा रहा हूं, तो उसमें भी तो उसकी कुछ चौड़ाई है, उसका एक पार्ट पहले टकरा गया, तो टकराते ही इसकी स्पीड तो हो गई स्लो, क्योंकि दूसरे मीडियम में, डेंसर मीडियम में मान लो स्लो हो गई, और ये चल रहा अभी फास्ट, तो ये स्लो हो गया फास्ट तो ये मुड़ जाएगा। मान के चलो मैं दो बच्चों को कहूं कि भी तुम ये पकड़ो, कोई ऐसे पकड़ा दे उन्हें पार्ट पीछे, कभी इसे खींच के ले जाओ, ठीक है, मान लो बुग्गी ले जा रहे हैं दोनों खींच के, अब कोई गाड़ी वगैरह खींच के ले जा रहे हैं और दोनों एक सी स्पीड में जा रहे थे तो गाड़ी एक साथ जाएगी, एक स्लो पड़ गया तो जोन से स्लो पड़ गया गाड़ी ऐसे मुड़ जाएगी, क्योंकि दूसरा तो पूरी जोर लगा रहा है, अभी पूरी जान लगा रहा है वो, तो वो पूरी जान से खींचेगा, तो वो तो खींच ही रहा है, लेकिन ये रुक गया तो लाइट ऐसे बैंड हो गई वो गाड़ी, तो लाइट का भी ऐसे ही है, ये तो स्लो पड़ गया, ये भी पूरी स्पीड से चले जा रहा है तो इस तरफ की तरफ बैंड हो जाता है। तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त क्या हो रही है? बैंड हो रही है, क्योंकि उसकी स्पीड चेंज हो गई। अगर नॉर्मली डालते तो थोड़ी ऐसा होता, एक साथ चले थे एक साथ टकराए, अगर वो दोनों एक साथ स्लो पड़ते तो गाड़ी सीधी जाती, मुड़ती ना, क्योंकि दोनों स्लो पड़ रहे हैं। नहीं समझे? तो नॉर्मली डाल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। देखो इस सिचुएशन को समझो, जब लाइट रेयर से डेंसर गई, क्या हुआ? जब लाइट रेयर से डेंसर, तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइट नॉर्मली डाली सीधी निकल गई, लाइट को थोड़ा इधर डाला, ठीक है ऐसे, तो इधर बैंड हो गई, ऐसे डाला इधर बैंड, मतलब नॉर्मल की तरफ ही मुड़नी है। और ऐसे डाल लो, हो सकता है थोड़ी कम बैंड हो पर ऐसा किसी भी सिचुएशन में, चाहे यहां से लेके यहां तक किधर भी डाल लो, लाइट को इधर ही मुड़ना। इस सिचुएशन में दिक्कत है, लाइट नॉर्मली डाली ऐसे चली गई सीधे, थोड़ा सा भी इधर करा तो लाइट उठ गई, इधर डाल रहे हैं तो लाइट ऐसे उठ रही है, और डालेंगे तो और उठ जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि लाइट डालूंगा और यूं चली जाएगी सीधे सीधे इस पाथ।
क्या आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब लाइट को हम अगर एंगल आई बढ़ाते चले जाएं, तो मान लो बाउंड्री है, लाइट इंसिडेंट कराई, नॉर्मल, और लाइट जो है वो ऐसे आके और यूं चली गई, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रही थी, तो अगर मैं इसे और नीचे लाता, यूं लाता लाइट को, तो ये और ऊपर जाती, तो एक टाइम पे तो ऐसा आएगा ऊपर जाते जाते कि लाइट ऐसे ही चली जाए। तो ये जो फिनोमिना होता है कि लाइट को हमने किसी सरफेस पे डाला और वो सरफेस के पैरेलल ही निकल गई, इस फिनोमिना का बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस, ग्रेजिंग इमर्जेंस, ठीक है। ऐसी सिचुएशन जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसमें बनता है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे ये काम हुआ, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे काम हुआ कि एंगल आर क्या बन गया 90, वो कहलाता क्रिटिकल एंगल। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए उसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। पर कंडीशन है ये हमेशा डेंसर से रेयर जाते वक्त ही होगा। जब लाइट डेंसर मीडियम से कहां आ रही होगी, रेयर, क्योंकि रेयर से डेंसर जाते वक्त कोई दिक्कत आई ही नहीं, लाइट को इधर ही मुड़ना था, इधर मुड़ती रहती कोई दिक्कत नहीं थी। डेंसर से रेयर जाते वक्त सिचुएशन बनी के ऊपर भी तो हो सकती है, ऐसे भी तो जा सकती है। तो डेंसर से रेयर जाते वक्त जिस एंगल पे ऐसा होगा उस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, और इस फिनोमिना का नाम रखा गया ग्रेजिंग इमर्जेंस। कोई दिक्कत, डेफिनेशन क्या लिखेंगे क्रिटिकल एंगल की, द एंगल ऑफ इंसिडेंस in denser medium at which angle of refraction is 90 degree is called critical angle। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेंसर मीडियम में, वो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां बनेगा, डेंसर में, यानी जब लाइट डेंसर से रेयर आ रही होगी, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए 90 डिग्री, उसे क्या बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज ग्रेजिंग इमर्जेंस। इज नोन एज ग्रेजिंग इमर्जेंस। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, ग्रेजिंग इमर्जेंस। अगर मैं इस सिचुएशन में स्नेल्स लॉ लगा दूं, क्या कर दूं, स्नेल्स लॉ, याद है स्नेल्स लॉ सबके, परसों पढ़ाया था, कल पढ़ाया था, अभिषेक बताएगा, आया था कल, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू N2 अपॉन N, साइन आई अपॉन साइन आर N2 N1 मैंने ऐसे बताए थे, आई जिस मीडियम में होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके क्रॉस में लिखना, और आर जिस मीडियम में बन रहा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके क्रॉस में। इस सिचुएशन में जब आई को हम IC रख देंगे, आई को जब, तो ये डेफिनेशन कहती है कि आर उस वक्त कितना हो जाएगा 90, साइन 91 हो गया, तो साइन IC कितना NR अपॉन, यानी IC की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स NR अपॉन ND। ये क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला है, और क्रिटिकल एंगल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे लिए। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, कल वो करवाए जाएंगे, आज तो इसकी थ्योरी होगी। देखो इसे ध्यान से, कोई दिक्कत लग रही है तो बताओ।
नेक्स्ट टॉपिक देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझने के लिए मैं तुम्हें 3 कंडीशन बताता हूं। मानो ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम। मानो ये कुछ इंसिडेंट एंगल है, लाइट इंसिडेंट कराई और लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो गई। इस प्रोसेस का नाम हमने रिफ्रैक्शन रख दिया, ठीक है। फिर हम किसी पर्टिकुलर एंगल पे लाए और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने थोड़ा और बढ़ाया। तो एक टाइम पे ऐसा आएगा जब हम एंगल इंसिडेंस बढ़ाएंगे कि लाइट रे इंसिडेंट होगी यहां और निकलेगी इधर से, ठीक है। ऐसा होता है क्रिटिकल एंगल पे, यानी इस केस में इंसिडेंट एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल जितना है। इस केस का हमने नाम रखा ग्रेजिंग इमरजेंस। इंसिडेंट एंगल से जब कम था एंगल, तो लाइट आराम से क्या हो रही थी, क्रिटिकल एंगल से कम था जब, तो आराम से क्या हो रही थी, रिफ्रैक्ट हो रही थी। क्रिटिकल एंगल जितना होता ही लाइट का क्या हो गया, ग्रेजिंग इमरजेंस। और जब हमने इस इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल से भी क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया, तो इंसिडेंट एंगल जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो लाइट का क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हो गया। क्योंकि अभी तक तो ऐसे आने पे यूं जा रही है, अब और नीचे करोगे तो और ऊपर जानी है, और ऊपर का मतलब रिफ्लेक्शन ही होगा। और रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन के लॉ फॉलो होंगे, एंगल आई एंगल आर के इक्वल आएगा। इसके लिए इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से क्या होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा। ये कहलाता टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसे, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये है TIR। क्या कि जब लाइट डेंसर मीडियम से आ रही है और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे आ रही है, तो वो उसी मीडियम में वापस चली जाए, उसका क्या हो जाए, रिफ्लेक्शन। ये कहलाता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिक्कत कोई इसमें, जब लाइट डेंसर मीडियम से आ रही है रेयर में, और रेयर में न जाने की बजाय वो वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई। क्यों हो गई रिफ्लेक्ट, क्योंकि एंगल आई IC से ज्यादा था, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा था। तो ये क्या कहलाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। है कोई परेशानी, देख लो अगर कोई दिक्कत हो तो। क्लियर है एकदम सबके, पीछे TIR। TIR हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रिटिकल एंगल, सब क्रिटिकल एंगल से जुड़ा हुआ ही। तो क्रिटिकल एंगल तो वो एंगल हो गया जिसपे एंगल R 90 हो रहा था, ठीक है, ग्रेजिंग इमरजेंस हो गया। और अगर इससे भी ज्यादा इंसिडेंट एंगल कर दिया तो क्या हुआ, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR की एप्लीकेशन हमें पढ़नी है, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। R हटेगा है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन। तो टोटल 3 एप्लीकेशन हमें पढ़नी है। एक मिराज, दूसरा
ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड और तीसरा हो गया ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। टीआईआर के 3 यूजेस, 3 एप्लीकेशंस हम यहां देखने वाले हैं। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है मिराज। मिराज क्या होता है? तुमने गर्मियों के समय में सड़क पे, जो काले वाली सड़क होती है उस पे, या फिर रेगिस्तान में पानी ऐसा लगता है कि जैसे पानी भर रहा हो, कहीं दूर देखो तो ऐसा चमकता है कि वहां कोई पानी का पूल है और उसमें किसी ऑब्जेक्ट की हमें इमेज दिखाई देती है, या कह लो ऑब्जेक्ट की इमेज दिख रही है, इसलिए ऐसा हमें लग रहा है शायद पानी भरा जिसमें से की इमेज चमक रही है। तो मिराज और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूशन है, हमारी आंखों का एक धोखा है जो हमें ऐसा दिखाई देता, पर एक्चुअली वहां ऐसा कुछ होता नहीं। तो मिराज हो गया, इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूशन occurring in desert and on cold tailored road on a hot summer day। गर्मियों के दिनों में ऐसा अक्सर तुम्हें देखने को मिलेगा, जब काफी गर्मी होगी तो रेगिस्तान में या फिर मतलब डेजर्ट में या रोड्स पे बहुत दूर देखोगे तो ऐसा लगेगा शायद वहां पानी वगैरह कुछ भरा हुआ है। एन ऑब्जेक्ट सच एज ट्री appears inverted to a distant observer who gets the wrong impression of a pool of water in which the tree reflected the illusion। Tree is reflected. The illusion is called mirage, which occur due to TIR, total internal reflection। तो ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा चमक रहा है? उल्टा चमक रहा है। इसका आप रीजन समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमें ऐसा क्यों चमकता है कि यार पानी वानी भरा हुआ है, उसकी उल्टी इमेज क्यों चमक रही है? तो अगर हम रेत की बात करते हैं तो रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। अगर नॉर्मल फर्श या मिट्टी के कंपैरिजन में देखोगे तो रेत क्या हो रहा है? बहुत जल्दी गर्म। उसके ऊपर की जो हवा है वो उसे भी जल्दी से गर्म कर देगा, ठीक है। मान लो ऐसा होता नॉर्मल मिट्टी वाले सरफेस पे गर्म होने में ही सुबह धूप धूप निकली, 2-3 बज गए, तो उसके बाद फिर हवा कब गर्म होगी? होने की नहीं। लेकिन रेगिस्तान के ऊपर ऊपर की जो एयर है वो क्या हो जाती है? गर्म। और गर्म हवा ऐसे बिहेव करती है जैसे रेयर मीडियम, जो टेम्परेचर बढ़ने के बाद वो मीडियम हल्का हो जाता है। हल्का हो गया जब भी वो ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है। तुम देखा अगर मोमबत्ती रखें तो उसके ऊपर कुछ दूरी पे हाथ रखो, तुम पे हाथ रोका नहीं जाएगा, जबकि उतनी दूरी पे साइड में हाथ रोक लोगे। क्यों? क्योंकि वो जो हीट है वो कहां जा रही है? ऊपर, हल्के होने की वजह से। तो हॉट एयर कैसे बिहेव करती है? रेयर मीडियम के जैसे, ठीक है। और कोल्ड एयर, क्योंकि ऊपर की तो इतनी जल्दी गर्म, ठंडी ठंडी अभी तो गर्म नहीं हुई एकदम से, तो वो बिहेव करती है एज अ डेंसर मीडियम। नीचे क्या हो गया? रेयर मीडियम। अब कोई इंसान इधर देख रहा है तो पेड़ से जो लाइट आ रही है वो लाइट कहां आ रही है? डेंसर से रेयर। और कभी ऐसा होगा कि उसके जो आने का एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाए? ज्यादा। अगर एंगल आईसी से ज्यादा हो गया तो लाइट क्या कर जाएगी? टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब भी ऐसा कि कहीं भी हर टाइम रेत में नहीं दिखता पानी भरा हुआ, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें लगता है कि हाँ यार पानी वानी सा भर रहा है। क्यों? क्योंकि लाइट टीआईआर करने के लिए कंडीशन को फॉलो करना जरूरी है। तो लाइट कभी पेड़ से ऐसी आई कि एंगल आई उसका क्या हो गया? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, तो वो टीआईआर करेगी। और हमें जिस एंगल पे लाइट आती हुई चमकेगी हमें ऑब्जेक्ट वहीं दिखाई देगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमें यहाँ दिखेगा, तो हमें ऐसा लगेगा कि भाई हाँ इसकी तो इमेज बन रही है। क्लियर? और इमेज बन रही है तो ऐसा महसूस होगा कि जैसे यहाँ क्या होगा? पानी भर रहा। जैसे कि ये डायग्राम तुम देख सकते हो, ये सड़क पे गाड़ी चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पानी भरा हुआ है, उसकी कुछ इमेज सी बन रही है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, टीआईआर की वजह से चमकता है। और ऐसी रेगिस्तान में यहाँ पानी वगैरह चमकेगा तुम्हें, इनमें से कोई सा भी पानी नहीं है। तो कुछ बच्चे बैठे कह रहे हैं पानी है, पानी नहीं है। और प्रैक्टिकली देखो, वहां तो हम कभी गए नहीं, पर प्रैक्टिकली ये चीज तो मैंने देखी हुई, तुम में से भी किसी ने महसूस करी हो। उसके लिए सड़क थोड़ी खाली चाहिए दूर तक, ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं दिखने का, और धूप चाहिए, और एंगल आईसी से ज्यादा भी चाहिए, तभी टीआईआर हो सकता है। तो ये क्या कहलाता है? मिराज। मिराज क्या है? एक ऑप्टिकल इल्यूशन। एक ऑप्टिकल इल्यूशन जहां
किसी ऑब्जेक्ट की हमें इमेज चमक रही है। कब होता है ऐसा? हॉट समर डेज में, वो भी डेजर्ट्स में या रोड्स पे। कोई प्रॉब्लम? देखो ध्यान से, एक बार पढ़ लो, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। दूसरी एप्लीकेशन समझो। दूसरी एप्लीकेशन है ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड। ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड का मतलब डायमंड का चमकना। द ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड इज ड्यू टू इट्स स्मॉल क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तुम कुछ चीजों के क्रिटिकल एंगल याद रख सकते हो। यहां लिखवाया था क्रिटिकल एंगल। गिलास का 42 डिग्री, वाटर का, डायमंड का IC। ऐसे कोई बहुत ज्यादा इसके याद रखने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तो डायमंड का क्रिटिकल एंगल कम है, गिलास और वाटर के मुकाबले देखें तो 24 डिग्री। अब लाइट को डायमंड में घुसने के लिए तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि रेयर से डेंसर तो रिफ्रैक्शन होगा ही। लेकिन जब डेंसर से रेयर जाएगी तो उसे बाहर निकलने के लिए रिफ्रैक्शन करना पड़ेगा, और रिफ्रैक्शन की कंडीशन है कि क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पे डालनी पड़ेगी, और उसका पहले ही 24 है। क्रिटिकल एंगल बहुत कम है, तो उससे भी कम एंगल पे अगर लाइट इंसिडेंट कराऊं तो डायमंड से बाहर निकले। नहीं समझे? डायमंड के अंदर अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो लाइट डायमंड से बाहर निकलेगी। होता क्या है, नॉर्मली वो कई बार टकराती है, क्योंकि पहले टकराई क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे, TIR हो गया, फिर टकराई, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन अंदर होगा। कई बार अंदर लाइट टकरा के जब जाके किसी सरफेस से बाहर निकलेगी, तो बार बार लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से डायमंड चमकता है। डायमंड की ब्रिलियंसी का कारण है उसका क्रिटिकल एंगल कम होना। ठीक है, द ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड इज ड्यू टू इट्स स्मॉल क्रिटिकल एंगल विच विद रेस्पेक्ट टू एयर। एयर के मुकाबले, मतलब एयर के रेस्पेक्ट में अगर निकालें तो क्रिटिकल एंगल उसका बहुत कम। द लाइट which enters the diamond is totally reflected repeatedly at various faces of the diamond। जो लाइट डायमंड में एंटर करेगी वो उसके अंदर कई बार रिफ्लेक्ट होनी है अंदर, एंड इमर्जेस ओनली व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सम फेज इज स्मॉलर देन 24 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस किसी फेज पे जाके 24 से कम हो गया तो वहां बाहर निकलेगी। मान लो डायमंड अगर मैं बना दूं, लाइट आई, रेयर से डेंसर, ये लाइट का ओरिजिनल पाथ, ये नॉर्मल बना दिया, तो लाइट रेयर से डेंसर तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। ठीक है, अब इस सरफेस पे क्या होगा कि अगर ये एंगल आई, मान लो 30 डिग्री हो गया, अब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, तो लाइट क्या करेगी? TIR। ठीक है, फिर यहां नॉर्मल बनाएंगे। अब इस सरफेस पे नॉर्मल ऐसे बना, तो एंगल आया, अब ये एंगल अगर 24 से कम है तो लाइट यहां से फिर बाहर निकल जाएगी, और अगर ये भी 24 से कम रह गया तो फिर टकरा के किधर जाएगी? फिर ऐसे टकराएगी, और ऐसे ही बार बार क्या करती रहेगी? TIR, जब तक 24 से कम नहीं हो जाता है। तो उसके बार बार टकराने की वजह से वो ऐसे चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड का रीजन बताया जाएगा उसका क्रिटिकल एंगल कम होना। रीजन और डिटेल में पूछते हैं, क्रिटिकल एंगल कम होने से क्या फर्क पड़ा? तो क्रिटिकल एंगल कम होने से बार बार TIR हो रहा है, जिसकी वजह से वो डायमंड चमक रहा है। देखो बताओ मुझे कोई दिक्कत लग रही हो तो इसमें। नेक्स्ट, तीसरी एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर है इज अ हेयर थिन लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ क्वालिटी ग्लास और क्वार्ट्ज। एक बहुत पतला सा और काफी लंबा कांच का, क्वालिटी ग्लास का या क्वार्ट्ज का क्या होता है? एक पाइप, बहुत पतला सा पाइप, सराउंडेड बाय अ ग्लास कोटिंग, जिसके चारों तरफ क्या है? ग्लास की कोटिंग करी गई है, ऑफ स्लाइटली लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब दो हमारे पास बहुत पतले से लेयर हो गई, एक तो बहुत पतली
कांच का ये पाइप ले लिया, इसके बाहर भी दूसरी कोटिंग क्या होगी, ग्लास की होगी, ठीक है, हाई क्वालिटी ग्लास या सिलिका प्लास्टिक वगैरह यूज कर लेते हैं। इट इज यूज्ड एज मीडियम फॉर ट्रांसमिटिंग एन ऑप्टिकल सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह अगर मुझे क्या भेजनी है, ऑप्टिकल सिग्नल भेजनी है, तो सिग्नल को भेजने के लिए किसका यूज करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का। ये जो इंटरनेट का कनेक्शन घरों तक आ रहा है, जो तार लगा हुआ है वाईफाई का, ये ब्लैक वाला जो वायर है ये ऑप्टिकल फाइबर का ही है, येलो और ब्लैक हो दोनों। तुम देखोगे वहां वो मोड़ नहीं रखा तार, उस तरफ देखो पीछे, वहां पे वायर क्या नहीं कर रखा, बैंड नहीं कर रखा, नहीं तो बाकी सारे तार उस पे ऐसे जा रहे हैं यूं कि यहां से आए तार ऐसे मुड़ के चले गए, कैमरे वगैरह के जितने भी तार हैं या और लाइट वाइट के वो सब ऐसे ही जा रहे हैं, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर को ऐसे लगाया गया है, क्योंकि अगर बैंड कर देंगे तो अंदर का कांच टूट जाए और फिर वो जुड़ता भी काफी मशीन से है, ऐसे सिंपली ऐड नहीं होने का, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर सिग्नल भेजने के काम आ रहा है, क्लियर। ये बनी हुई है, लाइट रे डालते हैं, उसका TIR होता है मेन। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, 3 मेन पार्ट्स इसके अंदर तुम्हें मिलेंगे। एक कोर, कोर क्या है, सेंट्रल सिलेंडर, जो बिल्कुल बीच में जो सिलेंडर जा रहा है वो क्या है, कोर है, ठीक। कोर एक सेंट्रल सिलेंडर है, इज मेड ऑफ हाई क्वालिटी ग्लास या फिर सिलिका प्लास्टिक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो N1 है, और इसकी डायमीटर लगभग 10 से 100 mm के बीच में, 10 to 100 mm। क्लैडिंग क्या है, इसी के बाहर एक प्लास्टिक की जैकेट या ग्लास की, इससे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की चाहिए। मेन तो ये दो का ही काम है वैसे, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो मेन यूज है वो कोर और क्लैडिंग का है। क्लैडिंग भी क्या है, कांच की है, इसके ऊपर एक लेयर हो गई, इससे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हो गई, यानी N2 जो है वो N1 से कम होगा, N2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 से कम, लगभग एक ऐसा 1.52 कोर का और 1.46 क्लैडिंग का। बफर कोटिंग क्या होती है, इसके ऊपर एक और लेयर करते हैं प्लास्टिक की, इसकी सेफ्टी के लिए, बस उस बाहर वाली लेयर का कुछ काम नहीं है, इसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ये गिर के टूटे फूटे ना, ऐसी बनाई हुई है, ठीक है। तो तीसरी चीज क्या हो गई, बफर कोटिंग फॉर प्रोवाइडिंग सेफ्टी एंड स्ट्रेंथ, द कोर एंड क्लैडिंग ऑफ अ ऑप्टिकल फाइबर इज एनक्लोज इन अ प्लास्टिक जैकेट। तो सेफ्टी और स्ट्रेंथ के लिए इसे एक प्लास्टिक जैकेट में कवर कर दिया, जो इसे टूटने से बचाएगी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, ठीक है। उसे बोलते हैं हम बफर कोटिंग। तो मेन 3 पार्ट है, कोर, क्लैडिंग और बफर कोटिंग। ये कोर हो गई बीच में, क्लैडिंग और ये प्लास्टिक की कोटिंग यानी बफर कोटिंग, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत होता है इसमें। ऑप्टिकल फाइबर का जो यूज है वो एक तो सिग्नल ट्रांसमिट करने में हो गया, और हम इसे एज अ डेकोरेशन भी यूज कर सकते हैं, जैसे ये बनाए जाते हैं दीपावली वगैरह पे, तुमने देखे होंगे। ये भी क्या है, ऑप्टिकल फाइबर। इसमें उधर से लाइट डाली जा रही है, यहां से कहीं से लाइट नहीं निकल रही, इसके बिल्कुल एंड पॉइंट पे लाइट चमकेगी, क्योंकि लाइट अंदर टकरा टकरा के और तब यहां आ रही है, TIR करती हुई यहां पहुंच रही है, तो देखने में थोड़ा सुंदर लगता है, तो इसे डेकोरेशन में यूज कर रहे हैं। या फिर एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर के एज अ लाइट पाइप। लाइट पाइप होता है एक पाइप जिसमें बहुत सारी पतली पतली ऑप्टिकल फाइबर डाल दी जाए, तो एज अ लाइट पाइप हम इसे ऑप्टिकल फाइबर को मेडिकल यूज में लेते हैं, ऑप्टिकल एग्जामिनेशन में, ठीक है। दूसरा, दे आर यूज इन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग ऑप्टिकल सिग्नल इन टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन में सिग्नल भेजने और रिसीव करने में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और इनसे हम 2D पिक्चर भी बना सकते हैं। ऑप्टिकल सिग्नल के साथ साथ क्या बना सकते हैं, 2D पिक्चर। 2D पिक्चर ऐसे, जैसे मान लो यहां हमें A लिखा हुआ है, अब इसके हर पॉइंट से पूरे पूरे फोटो के हर पॉइंट से एक क्या जाएगी, ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिट होगी हर पॉइंट से, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, हर एक पॉइंट से। और दूसरी तरफ जो सिंबल तुम यहां दिखाओगे वो वहां बनेगा। 2D पिक्चर भी इसके थ्रू क्या करी जा सकती है, भेजी जा सकती है कि भाई पूरा लाइट पाइप है, हर पॉइंट पे लाइट है, यहां हमें ये 10 लाइट जलानी है जिससे A बन जाएगा, तो उस तरफ भी उस 10 ही लाइट चमकेंगी, बस फैलने की नहीं लाइट, अंदर टकरा टकरा के क्या होगी, उधर जाएगी। तो इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर क्या होता है, TIR। लाइट अगर यहां से डाल दो तो बाहर एयर है, अंदर डेंसर, रेयर से डेंसर जा रही है,
तो अंदर तो घुसी जानी है किसी भी कीमत पे रिफ्रैक्शन करके। अब अंदर क्या कर रखा है, इस N2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 से कम कर दिया, यानी अब लाइट को डेंसर से कहां जाना है, रेयर, और डेंसर से रेयर जा नहीं पाएगी, डाली ऐसे एंगल पे है कि क्या होगा, TIR। तो इसके अंदर लाइट का TIR होता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं, पिक्चर ट्रांसमिट हो रही है, ये सारी जो आज तीनों चीज पढ़ी है किस पे डिपेंड कर रही है, TIR पे। और TIR कब समझ में आएगा, जब समझोगे क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल था जिसपे एंगल R 90 हो गया, यानी ग्रेजिंग इमरजेंस हुआ, लाइट सरफेस के पैरेलल चली गई, उससे भी ज्यादा एंगल पे लाइट डाली तो लाइट उल्टी चली गई टकरा के, उसका रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। और उसके यूज से क्या बताया, एक तो मिराज फॉर्मेशन, दूसरा डायमंड ऑफ ब्रिलियंसी, जो ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड है यानी हीरे का चमकना, और तीसरा यूज ऑप्टिकल फाइबर के अंदर भी TIR का इस्तेमाल है। कल क्रिटिकल एंगल के ऊपर न्यूमेरिकल कराई जाएंगे, तो इसे पढ़ के आना अच्छे से, कल न्यूमेरिकल चलेंगे, वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जो बोर्ड में अभी 1-2 साल में आए हैं वो भी करवाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन भी। एक क्वेश्चन तो ये देखो पहले, नोट्स का 10th क्वेश्चन, CBSE 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये क्या रखा है, ए रे PQ इंसिडेंट ऑन नॉर्मली ऑन सरफेस refracting face BA is refracted in the prism BAC made of material of refractive index 1.5। इस प्रिज्म के जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, ग्लास का, बाहर एयर है, एयर का हमें पता 1 होता। कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे थ्रू द प्रिज्म, जो रे यहां जा रही है इसका पाथ कंप्लीट करना है, इसका पाथ पूरा करके दिखाना है। तो ये लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, ये एकदम स्ट्रेट जाएगी यहां से, ठीक, क्योंकि नॉर्मली अगर इंसिडेंट कराते हैं तो नो रिफ्रैक्शन की कंडीशन, तो लाइट यहां से आराम से इसके अंदर एंटर हो गई। अब यहां आके जो लाइट टकराई है सरफेस पे, यहां पे मैं नॉर्मल बनाऊं, ये हो गया नॉर्मल। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस देखें कितना बैठ रहा है, तो ये 60 डिग्री है, कितना होगा भाई, 90, 60 और 30 एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये 90 है, तो ये कितना होगा 90, 30, ये 60, ये 60 है, पूरा 90, तो ये बचा हुआ कितना हो गया, इंसिडेंट एंगल आ गया 30 डिग्री। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, और इस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हुई 30 डिग्री के एंगल पे। अब वो यहां से बाहर निकलेगी या उसका TIR होगा, ये पता लगाना है, और ये पता लगेगा क्रिटिकल एंगल की मदद से। अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो TIR हो जाएगा, ये एंगल क्रिटिकल एंगल से कम हुआ तो लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो मेन बात ये है कि क्रिटिकल एंगल कितना है, और क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला साइन इनवर्स NR अपॉन ND। NR क्या है 1, ND क्वेश्चन में दिया है 1 पॉइंट। इसके आगे की कैलकुलेशन अभी हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं, पहले पॉइंट हटा के हो गया 2/3 यानी 0.66 आ गया। तो पेपर में साइन इनवर्स 0.66 की वैल्यू तुम्हें गिवन दे देंगे, या 67 ले लो, इसकी वैल्यू एग्जाम में क्या होगी गिवन। अभी के लिए क्या कर सकते हो तुम, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो, साइन इनवर्स 0.67, ये आ गया 42 डिग्री, 42 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री और इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री, तो क्या लिखें, क्योंकि IC से क्या है छोटा है, देयरफॉर लाइट इमर्जेस आउट एट सरफेस AC। तो इसलिए AC सरफेस पे लाइट क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। अब बाहर कैसे निकलेगी, ये लाइट का ओरिजिनल पाथ, लाइट जा रही है डेंसर से रेयर, तो अब इधर नॉर्मल ऐसे निकलेगी बाहर।
तो हमने रे डायग्राम कंप्लीट करना था, तो लाइट ऐसे आई, सामने टकराई, इधर चली गई। अगर बाई चांस कैलकुलेशन करके इसका क्रिटिकल एंगल आ जाता 29 डिग्री, या कितना भी 30 से कम कितना भी आ जाता, 29.9 भी आ जाता, तो भी ये लाइट टकरा के ऐसे आती, फिर डायग्राम में ऐसे बनाता। तो डायग्राम के नंबर है यहाँ, हमसे कह रखा है कि रे डायग्राम कंप्लीट करो, और रे डायग्राम कंप्लीट करने के लिए इतना काम हमें करना पड़ेगा। क्लियर? नोट करो इसे। 3 rays of light red, green, blue are incident on the face AB of right angle prism ABC। ये ABC प्रिज्म है, इसके AB फेस पे 3 लाइट परपेंडिकुलरली इस पे डाल दी। तीनों लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.39, 1.44 और 1.47। आउट ऑफ द 3 विच कलर रे विल इमर्ज आउट ऑफ द फेस AC। इन तीनों में से कौन सी लाइट होगी जो इस AC फेस से बाहर निकलेगी? जस्टिफाई योर आंसर, ट्रेस द पाथ ऑफ दीज रेज पासिंग थ्रू द फेस। एक तो ब्लू है, ठीक है, ब्लू लाइट नॉर्मली यहां तक पहुंच जाएगी, फिर ग्रीन क्योंकि इस सरफेस पे तो एंटर होनी है, एक तो रेयर से डेंसर डायरेक्ट, दूसरा नॉर्मली जा रही है, और एक रेड। तीनों पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर लें। ये एंगल 45 या 90 तो है कितना? 45। ये 90 तो ये 45 और ये 45 तो बचा हुआ अभी 45, यानी तीनों ही लाइट 45 डिग्री के एंगल पे दूसरे सरफेस पे क्या हुई है? इंसिडेंट। तीनों का क्रिटिकल एंगल निकालना पड़ेगा मुझे। तो क्रिटिकल एंगल रेड लाइट का साइन इनवर्स NR बाय ND। रेयर मीडियम बाहर एयर है, और डेंसर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है रेड का 1.39, और अगर डिवाइड करा दें 1 को 1.39 से, तो आ जाएगा 0.719, और अगर इसका इनवर्स निकालते हैं तो साइन इनवर्स 0.719, ये आएगा 45.97 डिग्री क्रिटिकल एंगल रेड का। सेम ऐसे ही मुझे क्रिटिकल एंगल निकालना है ब्लू लाइट का, या पहले क्या है? ग्रीन। ग्रीन ले लो। तो ग्रीन का क्रिटिकल एंगल साइन इनवर्स NR बाय ND। NR 1 है और ND हो गया 1.44। 1 से अगर डिवाइड कराते हैं 1.44 तो ये आ गया 0.694, और इसका इनवर्स ये आ गया 43.94 डिग्री। नेक्स्ट क्रिटिकल एंगल निकालना है ब्लू लाइट का, साइन इनवर्स NR बाय ND। NR 1 है और ब्लू के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.47, तो 1 को 1.47 से डिवाइड करा लें 0.68, और इसका इनवर्स साइन इनवर्स 0.68, तो ये आ गया 42.84 डिग्री। ठीक है, तो तीनों ही कलर के लिए हमारे पास क्या आ गए? क्रिटिकल एंगल। इंसिडेंट एंगल तीनों के लिए क्या था? 45। तो रेड वाले का इंसिडेंट एंगल तो क्रिटिकल से क्या है? कम, और जिसका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से कम है वो बाहर निकल जाएगी। तो रेड लाइट तो यहां से क्या हो जाएगी? इमर्ज। ठीक है, क्योंकि रेड के लिए इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से कम है, उस पर क्या होता है? रिफ्रैक्शन। और जिसका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से ज्यादा है
ठीक है, इनके क्रिटिकल एंगल आए हैं 43, 42 और इंसिडेंट है 45। तो इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से ज्यादा, तो क्या होता है TIR। तो इसका भी TIR होगा और ब्लू वाली लाइट का भी TIR होगा। ठीक है, तो कौन सी रे इमर्ज होगी, रेड लाइट, ये दोनों का TIR हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, बताओ कोई दिक्कत लग रही है तो।